हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन का जो है हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रोड विभव के आधार पे एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल का सिलेक्शन कैसे करें। हम लोगों ने सीखा सेल का निरूपण कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपन लोगों ने सीखी। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज जो लवण सेतु है उसकी वर्किंग हम समझ ही चुके हैं। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रोड विभव निकालना, ठीक है, और उसके कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानते होगा। ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है बेटा, ई जो होता है, ई सेल या इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव एक मात्रा स्वतंत्र, ठीक है, मात्रा स्वतंत्र गुण धर्म है। मतलब ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या बेटा? ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब सीधा सा है कि अगर अपन लोग जैसे सिल्वर का जो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा ई नॉट ऑफ Ag प्लस 2Ag, वो क्या होता है बेटा? 0.80 वोल्ट। कितना होता है? 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अगर कोई बच्चा ऐसा लिख दे कि सर हम लोग Ag प्लस ट्वाइस ऑफ Ag 2 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड, ठीक है, तो यहाँ पे वो बोले कि सर लेट इट बी ई नॉट जो होगा वो ई नॉट डैश हो जाएगा, ठीक है, और वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लिखना गलत है बेटा। ठीक है, समझे बात को? मतलब इसकी वैल्यू 1.6 वोल्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है बेटा। ठीक है, वहां पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन हुए फ्लो या 5 मोल हुए, वो तो टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, समझो बात को। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के बेसिस पे ही तो हो रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। या दूसरे टर्म्स में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या बेटा? एक रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Ag सॉलिड, इसके लिए अपन लोग बोल रहे हैं कि इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा G नॉट 1। क्या बेटा? डेल्टा G नॉट 1। ठीक है, और Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Ag आएगा। ठीक है, या किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा G नॉट 2। ठीक है, तो ये जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो है वो क्या होगी बेटा? डेल्टा G नॉट 2 जो है डेल्टा G नॉट 1 से 2 टाइम्स ज्यादा होगी। ये बात श्योर है। ठीक है, क्लियर कि कितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे हैं, तो वहां पे डेल्टा G नॉट 2 जो है बेटा 2 गुना ज्यादा होगी इससे डेल्टा G नॉट 1 से। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, तो ये आपका डेल्टा G नॉट 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G नॉट 1। ठीक है, साथ में बेटा अपन लोग इनको इस तरीके से सिंपली ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करें यहां पे, तो देखो यहां पे एडिशन के बारे में भी बात करेंगे। लेट इट बी, यहां पे क्या बेटा? डेल्टा G नॉट 2 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2F E नॉट 2। ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे कितने फेराडे करंट था बेटा? 1 फेराडे, ई नॉट 1। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि इनके ई नॉट अलग अलग भी हैं। तो भी देखो बेटा 2F कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ई नॉट 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? ई नॉट 1। ठीक है, ये बात प्रूफ हो गई। ठीक है, कि भाई जो ईएमएफ होगा, क्लियर, वो डिपेंड नहीं करेगा किस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। ठीक है, साथ में देखो अगर अपन बात करें
कि अपन लोगों को Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिव्स Fe सॉलिड। इसके लिए अपन लोगों को E0 दे रखा है, लेट इट बी E0 1, ठीक है। Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड। इसके लिए E0 2 हो जाए बेटा, ठीक है, क्लियर। और अपन लोगों को लेट इट बी x हो जाए, इसकी वैल्यू y है। अपन को पूछा जाए कि Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, Fe2 प्लस, ठीक है, तो E0 3 क्या होगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे अगर अपन लोगों को अप्रोच याद हो तो हेस लॉ ऑफ हीट समेशन करते थे अपन लोग। वहां पे क्या करते थे, एंथैल्पीज को सिंपली ऐड कर देते थे, ठीक है, एंथैल्पीज को सिंपली ऐड कर देते थे। तो वहां पे क्या करते थे अपन लोग बेटा, अगर इन दोनों रिएक्शन की मदद से ये वाली रिएक्शन बन जाएगी, मतलब थर्ड रिएक्शन जो है कैसे लिखी जाएगी बेटा, फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकंड रिएक्शन का जो है रिवर्स करने पे लिख दी जाएगी। समझो बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, Fe सॉलिड, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो आप, ठीक है, तो Fe सॉलिड, ठीक है, गिव्स व्हाट बेटा, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए E0 कितना बेटा, x, और इसके लिए E0 कितना है, -y हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये थर्ड रिएक्शन मिलेगी, Fe3 प्लस Fe कैंसिल आउट हो गया बेटा, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, Fe2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, E0 3 जो आएगा वो इन दोनों का समेशन होगा x माइनस वाई। ये लिखना गलत है, समझ लो बात को। आप सिंपली EMF को ऐड नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, फ्री एनर्जी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे अगर देखें तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर अपन लोगों को ये डेटा दे रखा है, ठीक है, तो अपन लोग क्या करें, फ्री एनर्जी को ऐड करें, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपन लोग डेल्टा G0 1 मान लें, इसको डेल्टा G0 2 मान लो, और इसको डेल्टा G0 3 मान लो, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे बेटा, ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को, डेल्टा G0 3 जो है, मतलब कोई दो रिएक्शन को ऐड करने पे तीसरी रिएक्शन अगर अपन लोगों को मिलती है, ठीक है, इसको डेल्टा G0 1 बोल दो, ठीक है, और इसको डेल्टा G0 2 बोल दो, ठीक है, और इसको डेल्टा G0 3 बोल दो, ठीक है। अगर कोई दो रिएक्शन को ऐड करके क्या है, अपन लोगों को कोई थर्ड रिएक्शन मिल रही है, डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपन ये देख सकते हैं बेटा कि जो है फ्री एनर्जी को अपन लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फ्री एनर्जी जो है बेटा, मुक्त ऊर्जा या एंथैल्पी जो होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया की, वो मात्रात्मक गुणधर्म है, ठीक है, वो मात्रा पे निर्भर करता है, मतलब वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं, ठीक है, और उनको जो है हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। तो यहां देखो डेल्टा G0 3 क्या होगा बेटा, इसको क्या लिखोगे, माइनस NF E0 1, तो N1F E0 1, ठीक है, प्लस N2F E0 2, ठीक है, माइनस साइन आपका हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, तो ठीक है, N3F E0 3, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो इस तरीके का जब हम लोग कैलकुलेशन लिखेंगे तो यहां पे E0 3 क्या आ जाएगा बेटा, N1 E0 1 प्लस N2 E0 2 अपॉन N3, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि दो रिएक्शन हैं जिनका E1 और E2 इलेक्ट्रोड विभव हैं, ठीक है, दोनों रिएक्शन को ऐड करके अगर कोई फाइनल रिएक्शन तैयार हो रही है तो उस केस में जो है
फाइनल ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। तो यहां देखो N1 E1 नॉट, N1 कितना है अपने पास 3, ठीक है, इंटू E1 नॉट कितना है x, ठीक है बेटा, प्लस N2 कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2 माइनस y अपॉन वॉट, अपॉन क्या लिखा जाएगा बेटा, इसमें जो थर्ड रिएक्शन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। तो E03 जो बेसिकली आएगा वो कितना आएगा बेटा 3x माइनस 2y, ठीक है। ये सही मायने में आंसर होगा, ये गलत होगा, समझ लो बात को, क्योंकि ईएमएफ को अपन लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अपन लोगों का क्या हो गया बेटा, एक अननोन अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, ठीक है ना, ओके। मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा है हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करना, ये टाइटल लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव से ज्ञात करना, ठीक है। जो पता है उसको हमें पता करना है, ठीक है, जो पता है ना, उसकी मदद से हम लोगों को जो पता नहीं है उसका इलेक्ट्रोड विभव पता करना है, समझो बात को। चलो अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक दो केसेस और लेते हैं अपन लोग, ठीक है, कि मान के चलो यहां देखो बेटा, अगर अपन लोग ऐसा बोला जा रहा है कि E नॉट ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस, मतलब MnO4 का रिडक्शन हो रहा है बेटा Mn2 प्लस में, इसका 1.51 वोल्ट है, ठीक है। E नॉट ऑफ MnO2 टू Mn2 प्लस, ये 1.23 वोल्ट है। और थर्ड जो है आपका, आपको पूछा जा रहा है कि E नॉट ऑफ MnO4 माइनस टू MnO2 ये कितना होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई, देखते हैं। क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेटर है आप लोग शुरुआत में जो है इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियरली दिखें, आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो आप क्या करो बेटा, जो आपको डेटा दे रखा है उसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखो। क्या होगा यहाँ पे MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस ये आपका जा रहा है किसमें Mn2 प्लस में, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए गए होंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं +7 से आप जा रहे हो +2 में, तो यहाँ पे कितने का चेंज आया बेटा 5 इलेक्ट्रॉन का, क्लियर। तो यहाँ पे E नॉट 1 आपने लिखा है 1.51, ठीक है। अब यहाँ पे MnO2, ठीक है, MnO2 से आप जा रहे हो किसमें बेटा Mn2 प्लस में, अगेन यहाँ पे +4 से आप +2 में जा रहे हो, तो E नॉट 2 कितना हो गया 1.23, कितना हो गया 1.23। और कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और यहाँ पे MnO4 माइनस से आपको MnO2 जाना है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा बेटा ये 4 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, ये पता करना है, ठीक है। तो अपन क्या करें बेटा, पहली रिएक्शन हो प्लस
दूसरी रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, थर्ड रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपन लोग क्या लिखने वाले हैं कि N3, ठीक है, N3E03 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, N1E01। अब इसको जब रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, N2 माइनस ऑफ E02, ठीक है, समझो बात को। तो E03 कितना आएगा, E03 आ जाएगा आपका, देखो N1E10 माइनस N2E20 अपॉन N3, ठीक है। सो N1E10 जो है आपका वो कितना है, N1 कितना है 5 इलेक्ट्रॉन इंटू 1.51, ठीक है, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1.23 बेटा, डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तब जाके अपन लोगों को जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वो इस रिएक्शन के लिए मिलेगा, ठीक है, समझे, या इस चेंज के लिए अपन लोगों को E0 मिलेगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि E0 जो है कभी कभी हम लोगों को इनडायरेक्ट वे में E0 दे रखा होता है, तो किस तरीके से निकालना है। ओके, चलो कर लोगे ना इसको, ठीक है। तो E03 जो आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा बेटा। ओके, आंसर जो है बेटा कितना आएगा, 1.69 वोल्ट। ओके, 1.69 वोल्ट। ओके, 7.55 माइनस 2.46 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो चलो ये बात आपकी खत्म हो गई किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब अपन लोग जो है चर्चा करते हैं बेटा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडक्स रिएक्शन अगर अपन को दे रखा है, ठीक है, एक केस ये भी बनता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, जब एक ही तत्व क्या हो रहा हो, ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और वही तत्व क्या हो रहा हो, रिड्यूस भी हो रहा हो, ठीक है। एक ही विलयन में कोई ऐसी परिस्थिति डेवलप हो जाए, जैसे Fe2+ है तो Fe2+ Fe3+ में भी जा सके और Fe आयरन में भी जा सके, मतलब आयरन में जाएगा तो रिडक्शन होगा, ठीक है, और अगर Fe3+ में जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? इसी तरीके से Cu+1 है तो Cu+1 अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो उसके साथ Cu2+ और Cu भी मौजूद है, तो कॉपर +1 आयन का कॉपर+2 में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और कॉपर मेटल में उसका रिडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात अपन लोगों को क्लियर है। तो कैसे अपन लोग करेंगे बेटा, जैसे डेटा अपन लोग देख लें यहाँ पे, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक केस लेते हैं हम लोग कि भाई कोई विलयन है जिसमें क्या है बेटा, आयरन की प्लेट है, ठीक है, Fe2+ और Fe3+ मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे Fe3+, Fe2+, ठीक है, आयरन। तो इसके लिए जो है Fe3+ और ये Fe, इसके लिए आपको दे रखा है बेटा 0.E0 जो दे रखा है, Fe3+ से Fe2+ में 0.77 वोल्ट, और इसके लिए आपको दे रखा है 0.44 वोल्ट, ठीक है। अब ये अपन को पूछा जा रहा है कि Fe2+ का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं। क्लियर? डिस्प्रोपोर्शनेशन होने का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे समझो, मतलब यहाँ पे Fe2+ रिड्यूस हो, किसमें बेटा, Fe में, ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो, Fe2+ ऑक्सीडाइज हो किसमें, Fe3+ में। मतलब यहाँ पे एक तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं कि Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो जाए Fe3+ में, ठीक है, और साथ में क्या बेटा Fe2+ रिड्यूस हो जाए Fe में, मतलब ये कैथोड के तरीके से काम करे, ओके, और ये एनोड के तरीके से काम करे, ठीक है, समझ रहे बात को। मतलब ये जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, समझ पा रहे हो ना, कि साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, एक साथ कुछ Fe2+ Fe में जा रहे हो और कुछ Fe2+ Fe3+ में जा रहे हो, ठीक है, क्लियर। साथ में प्लेटिनम वगैरह या आयरन की जो रॉड है वो तो अपन ने ले ही रखी है। तो इसको अपन लोगों को एनोड बनाना है और इसको कैथोड बनाना है, ठीक है। अगर इसका E0 सेल बेटा पॉजिटिव आएगा तो ये सेल काम करेगा, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शन होगा, और अगर नहीं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। मतलब E0 सेल इसका देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो जरा देखो E0 सेल कितना आएगा, E0 सेल आएगा आपका E0 ऑफ Fe2+ 2Fe माइनस E0 ऑफ बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड Fe3+ 2Fe2+, ठीक है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मस्ट बी ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल ही रखे हैं, ये कितना बेटा -0.44 और ये -0.77, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है बेटा। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब Fe2+ का डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे दूसरा कोई केस लेते हैं अपन लोग, Cu2+ का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Cu+, Cu एंड Cu2+, ठीक है, ये अपन लोगों को दे रखा है, क्लियर। सेम सिचुएशन बेटा कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन मौजूद हैं +1 फॉर्म में, कॉपर 2+ भी मौजूद हैं और कॉपर की रॉड भी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आपस में इंटरनली क्या है, एक जो है रेडॉक्स रिएक्शन संभव है, मतलब कॉपर +1 जो है आपका कॉपर +2 में चला जाए और कॉपर जो ऑक्सीडाइज हुए हैं कुछ कॉपर आयन कॉपर 2+ में, ठीक है, उसी के काउंटर में क्या हो बेटा कुछ कॉपर आयन रिड्यूस भी हो जाए कॉपर सॉलिड में, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा बेटा डेटा के ऊपर। तो डेटा अपन लोगों का ये वाला जो है 0.153 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये है 0.521 वोल्ट, ठीक है। तो क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, तो ऑब्वियस है, हम देखें यहाँ पे इसका रिडक्शन होना है बेटा Cu+ का Cu में, और साथ में इसका ऑक्सीडेशन होना है, तो इसको एनोड बनाओ और इसको कैथोड बनाओ, ठीक है। अपन लोगों को पता है बेटा कि E0 सेल पॉजिटिव आएगा तभी ये संभव है। E0 सेल पॉजिटिव आने के लिए मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मस्ट बी ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्लियर। सो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है अपने पास बेटा 0.521 और ये कितना 0.153, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये सेल काम करेगा, ठीक है। कितना होगा बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, ट्वाइस ऑफ Cu+ गिव्स व्हाट बेटा Cu सॉलिड एंड Cu2+, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए E0 कितना आएगा, E0 सेल आएगा E0 ऑफ कॉपर +2 कॉपर, ठीक है, माइनस ये कैथोड था बेटा, और E0 ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर प्लस, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब ये आएगा 0.521 माइनस 0.153,
153 वोल्ट। ठीक है, तो अपन लोगों को ये पता चल गया बेटा क्या 0 पॉइंट ये कितना आया, कर लोगे 8 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0.368 वोल्ट। ठीक है, तो ये सेल वर्किंग रहेगा, मतलब इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो जाएगी तो कॉपर प्लस 1 आयन जो है बेटा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है। ठीक है, क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अपन का है बेटा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले जो विद्युत इलेक्ट्रोड विभव है को प्रभावित कौन कौन से कारकों से किया जा सकता है। पहला बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। ठीक है, एक ही आयन दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे क्या है बेटा अलग अलग पोटेंशियल पे क्या होगा डिस्चार्ज होगा। जैसे Na+ है बेटा तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ अलग है। मरकरी एज एन इलेक्ट्रोड लेते हैं इलेक्ट्रोड के तौर पे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है। ठीक है, फिर आता है बेटा सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑफ आयंस। ठीक है, जो आयनों की सांद्रता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जो सांद्रता है बेटा अर्धकोश के विद्युत अपघट्य, अर्धकोश के विलयनों की सांद्रता। ठीक है, फिर ये तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया बेटा, फिर कंसंट्रेशन विलयनों की हो गई, है ना। फिर क्या है ये समझ में आ गया। जो है गैसेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो गैसीय इलेक्ट्रोड के लिए आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब। ठीक है, और तापमान। ठीक है, तापमान पे उतना चर्चा नहीं करना अपन लोगों को, मेनली अपन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भरता देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखो इसमें इसके लिए बेटा पहले अपन लोग समझते हैं नस्ट इक्वेशन को। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है। अभी अपन लोगों ने मानक इलेक्ट्रोड विभव को देखा। ठीक है, और उसके आधार पे हम लोगों ने कैथोड और एनोड डिसाइड किए। ठीक है, और अभी हम लोगों ने मानक इलेक्ट्रोड विभव की ही कैलकुलेशन करी बेटा। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है, जहां पे सक्रिय द्रव्यमान या जो सक्रियता है आयनों की वो कितनी हो बेटा 1 मोलर हो। कितनी हो 1 मोलर। मतलब अगर हम बात करें नस्ट समीकरण की। ठीक है, तो नस्ट समीकरण क्या है ये समझते हैं बेटा। ठीक है, अगर अपन लोग अभी देख रहे थे बेटा कि Zn सॉलिड डेनियल सेल के लिए बात करें। ठीक है, तो इस केस में क्या था कि अपन लोगों ने ये जो नस्ट समीकरण लिया है, नस्ट समीकरण में हम लोग किसी भी अलग अलग सांद्रता पे इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी इसका E0 निकाला था डेनियल सेल का, वो कितना आया था बेटा E0 ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस E0 ऑफ Zn2 + 2 Zn। ठीक है, सो ये कितना आया था बेटा E0 ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर, ये 0.34 वोल्ट होगा, माइनस ये कितना था 0.76। ठीक है, ये आया था आपका 1.1 वोल्ट। लेकिन ये तब लिखे जा रहे हैं E0 की वैल्यू जब यहाँ पे जिंक आयन जो लिया है वो 1 मोलर है बेटा, और ये कॉपर आयन भी 1 मोलर हो। ठीक है, तापमान 298 केल्विन हो, और जो है जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, लेकिन परिस्थितियां हमेशा एक जैसी तो रहने वाली है नहीं है। मान के चलो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है C1 और ये C2 जो कि 1 मोलर नहीं है। ठीक है, या अपन लोग बोलें यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 0.1 है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है,
कितना ई सेल आएगा। ओके, तो ये अपन को अब समझना पड़ेगा बेटा। क्लियर। तो नेक्स्ट इक्वेशन अपन लोगों को विभिन्न सांद्रताओं पर ईएमएफ हमें कैसे ज्ञात करना है सेल का, ठीक है, सेल विभव कैसे ज्ञात करना है उसके बारे में बताती है। ठीक है, तो देखो यहां क्या होगा, अपन लोगों को एक बात पता बेटा कि डेल्टा जी जो है, जो मुक्त ऊर्जा है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या बेटा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज प्लस RT ln QC, ठीक है। ओके, या RT ln Q। Q क्या है बेटा अपन लोगों को पता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है अपन लोगों ने। ओके, इस अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, इक्वेशन क्या बेटा, Zn सॉलिड Cu2 प्लस, ठीक है, Zn2 प्लस एक्वस एंड Cu सॉलिड, ठीक है। इसके लिए Q या Kc आप डिफाइन करोगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करोगे। तो Q जो होगा बेटा डिफाइन कैसे करोगे, यहाँ पे जिंक आयन की एक्टिविटी अपॉन कॉपर आयन की एक्टिविटी या उनकी सांद्रताओं का अनुपात, ठीक है। तो जिंक आयन और कॉपर आयन ये इक्वेशन बनेगी, तो उसके लिए Q ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी आप लिखोगे माइनस NF ई सेल, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है, प्लस RT ln ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है। तो यहां देखो माइनस NF से डिवाइड करो बेटा, तो ई सेल क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू आ गया, ई नॉट सेल तो बदलेगा नहीं, ठीक है, माने इलेक्ट्रोड विभव तो 1 मोलर सांद्रता पे फिक्स है। ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस RT बाई NF ln ऑफ Zn2 प्लस 2 Cu2 प्लस, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये आपकी क्या होगी बेटा नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे कोई भी दूसरी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सिर्फ बदलेगा क्या बेटा, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बदलेगा, बाकी तो पूरा एक जैसा रहेगा। ई नॉट सेल की वैल्यू बदलेगी क्योंकि अलग अलग सेल के लिए ई नॉट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो मान के चलो अगर मेरे को 0.1 के लिए निकालना था, ठीक है, इन सांद्रताओं पे, तो ln 1 हो जाएगा बेटा, दैट इज 0, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी, फॉर्चुनेटली ई नॉट सेल के ही बराबर आ जाएगी, ठीक है। अगर हम कोई दूसरी सांद्रताएं लेते तो यहाँ पे कहानी बदल जाती। तो यहाँ देखो ई सेल क्या हो गया बेटा, ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस ऑफ ln को लॉग कर दिया बेटा माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है, क्लियर। या आप सिंपली Q लिख दो, ठीक है। एट 298 केल्विन अगर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, R की वैल्यू तो अपन को पता ही बेटा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। टेम्परेचर आपका फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए हैं वो चेंज होंगे, और फैराडे 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 96500 कूलम, ठीक है, 96500 कूलम, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो 96500 कूलम आया, इन सब वैल्यूज को पुट करके हम लोग जब निकालेंगे आंसर, तो ई सेल जो आएगा बेटा ई नॉट सेल माइनस ऑफ ये आता है बेटा 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ Q, ठीक है। अब देखो रिएक्शन में क्या होगा बेटा, Q की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और Q की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब अगर हम ई सेल का ग्राफ देखें किसके साथ, लॉग ऑफ Q के साथ, ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से जाएगी, y इज इक्वल टू, ठीक है, समझे बात को। तो
ये नस्ट इक्वेशन हो गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी के बेसिस पे अपन लोगों के सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन अपन लोगों के नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो करते हैं एक आध क्वेश्चन, है ना। तो बेटा कैलकुलेट द ई सेल और द गिवन सेल। मान के चलो अपन लोग यहाँ पे सेल ले रहे हैं Cu2+, ठीक है, Ag+, Ag, ठीक है, ये 0.2 मोलर ले लो, ये 0.6 मोलर ले लो, ठीक है। आपको E0 पता है बेटा, E0 कितना है, Ag+2, Ag याद हो गया होगा अब तक तो 0.80 वोल्ट, और E0 ऑफ Cu2+2 Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ठीक है। अपन को ई सेल निकालना है इन कंडीशंस पर, मतलब ये जो आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हैं, तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे आप इसकी सेल रिएक्शन क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे Cu gives what, Cu2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन, और सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव व्हाट, सिल्वर। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे Cu प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस, ठीक है, गिव्स व्हाट, Cu2 प्लस ट्वाइस ऑफ Ag, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सी ई सेल क्या आएगा, ई सेल आएगा E0 सेल माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ कॉपर 2+ आयन अपॉन सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बेटा, ठीक है। ये लिखा जाएगा इसके लिए QC, यस और नो, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे देखो क्या होगा बेटा, ई सेल की वैल्यू कितनी है, ई सेल की वैल्यू जो है आप देखोगे तो ई सेल कितना आ रहा है, E0 सेल कितना है बेटा, पहले तो E0 सेल देखो, ई सेल तो पता करना है, E0 सेल आ रहा है 0.80 माइनस 0.34, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 0.46। पुट कर दो बेटा, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, 0.6 अपॉन सिल्वर आयन कितना है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो यहां से आएगा 3, ठीक है, और फिर इसको आपने लिया तो log 15 आ गया बेटा, ठीक है। अब log 15 क्या होता है बेटा, ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। log की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, कुछ बेसिक log, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे log 2, ठीक है, log 3, log 5, log 7, ये सब बेसिक वैल्यूज आप याद रख लेना बेटा। 0.477 पॉइंट जो है 7 और 0.85, ठीक है, log 11, 13 और याद रख लेना, ठीक है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, log 15 चाहिए बेटा, तो log 15 कैसे मिलेगा मुझे, log 15 का मतलब होगा log 5 इंटू 3, log 5 इंटू 3 को मैं लिख सकता हूँ log 5 प्लस log 3, ये log की प्रॉपर्टी होती है बेटा, log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, log 5 कितना है 0.7 और ये कितना है 0.3, मतलब इसको 0.48 रख दूँ रफली, 7 4 11 1.18, ठीक है। सो इस वैल्यू को पुट कर दो बेटा, 0.46 माइनस पॉइंट, इसको 0.6 मान लो तो 0.03 आ जाएगा बेटा, इंटू 1.18, क्लियर। सो ये अपन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ई सेल का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो लॉग का थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लेना,
ठीक है, कुछ वैल्यूज तो बिल्कुल याद रख लो, लॉग की प्रॉपर्टीज थोड़ा सा याद रख लो ताकि आपको कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा ना देना पड़े। ज़्यादातर केसेस में तो आपको एग्जाम में दिया होगा लॉग, ठीक है, वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन फिर भी सिर्फ मतलब अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ठीक है, कि भाई नहीं दिया रहा तो अपन को कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गया बेटा, कैसे कैलकुलेट करना है ये समझ में आ गया। कभी ई सेल दे रखा होगा, आपको सांद्रता कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपकी नस्ट इक्वेशन की। अब देखो यहां पे कोई भी सेल रिएक्शन होगी, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा बेटा, Zn, जैसे डेनियल सेल की बात करूं तो ये Zn2+ में जा रहा है और ये कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि Q क्या डिफाइन कर रहे हो आप डिफाइन कर रहे हो Zn2+ अपॉन Cu2+। ठीक है, अच्छा, तो फॉर अ वर्किंग सेल, ठीक है, ई सेल क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अगर सेल काम कर रहा है तो। ठीक है, और अगर हम बात करें कि धीमे धीमे जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी बेटा, कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होती जाएगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, एक साम्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, एक कार्यकारी सेल के लिए ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, साम्य आने पर, ठीक है, साम्य स्थिति आने पर यहाँ पे जो जिंक आयन की सांद्रता है और जो कॉपर आयन की सांद्रता है, ठीक है, उसके बीच में क्या आ जाएगा बेटा, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि साम्य पर डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है, तो डेल्टा जी 0 हो जाने की वजह से यहाँ पे ई सेल का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ई सेल 0 हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ QC। ठीक है, ये अपन लोगों ने नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा। ओके, उस स्थिति में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ई सेल तो 0 हो गया। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम पे QC की वैल्यू क्या होगी बेटा, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग K इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। मतलब अगर अपन लोगों को इस रिएक्शन का या कोई भी रिएक्शन का क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम इस तरीके से निकालते थे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान है, केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन लोग साम्य स्थिरांक जो निकालते थे वो यहाँ से निकालते थे। ठीक है, EMF से। ठीक है, क्योंकि करंट को मेजर कर सकते हैं अपन लोग, तो यहाँ पे देखो ये अपन लोगों के पास जनरल फॉर्मूला आ गया, E नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट, 0.0591 अपॉन n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जैसे सपोज करो डेनियल सेल के लिए मैं बात करूं, तो डेनियल सेल के लिए ये कितना था बेटा, 1.1 वोल्ट, कितना था, 1.1 वोल्ट, 0.0591 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम क्या आएगा बेटा, 2 इंटू 1.1 अपॉन 0.0591, तो K इक्विलिब्रियम क्या निकालोगे बेटा, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो यहां से इस रिएक्शन का साम्य स्थिरांक पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेटा। तो नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड अब आप लोग को होमवर्क लिखना बेटा, अपन लोगों ने कैसे इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये सब देख लिया। अब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो थ्योरी में दे रखे हैं नस्ट इक्वेशन पे आधारित, ठीक है, वो कर लो पूरे। ठीक है, कुछ नहीं भी होंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जेई मेंस एडवांस लेवल पे भी, क्योंकि थ्योरी तो अपनी सेम ही है वर्कशीट और मॉड्यूल की। ठीक है, तो इसमें
कुछ नहीं होंगे वो सारे मैं करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग जो है इसको अटेम्प्ट कर लो बेटा, ठीक है। एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल और स्टेज 1 के नस्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोग कर डालो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच।